नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फुलकारी और हरियाणा की वेशभूषा से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि एक दिन हम हरियाणा जी के करेंगे, एक दिन हम साइंस का करेंगे। ठीक है, आज हम साइंस का टॉपिक करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। आज हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, सारा एक ही लेक्चर में निपटा देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, घर्षण बल को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो अब हम करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। ठीक है, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट किया करो दोस्तों। ठीक है, आज हम करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्रिक्शन होता क्या है असल में? फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण होता है जब कोई भी बॉडी, जब ये हमेशा मोशन के अपोजिट चलता है। ठीक है, फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो मतलब हमेशा मोशन के अपोजिट चलता है। ठीक है, उसको ये फ्रिक्शन बोलते हैं, एक तरह से घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, सरफेस के कांटेक्ट में होता है ये। और जैसे हम पैदल चलते हैं, ये भी एक तरह से फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं। एक ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता है तभी तो हम चल पाते हैं। ठीक है, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। पहले तो फ्रिक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फ्रिक्शन का? एक तो है कि सतह पर पैदल चलना। ठीक है, सतह पर पैदल चलना। ठीक है, इसकी वजह से हम पैदल चल पाते हैं भाई, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, और दूसरा फ्रिक्शन की ज़रूरत कैसे होती है? ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं, चलती गाड़ी को ब्रेक रोकना, चलती हुई गाड़ी को रोकना। ठीक है, इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। गाड़ी को रोकने के लिए फ्रिक्शन का यूज होता है। ठीक है, तीसरा फ्रिक्शन का यूज़ कहाँ पे ज़रूरी हो जाता है हमें? जैसे बोर्ड पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसमें भी फ्रिक्शन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए भी, या बोर्ड पर छोड़ो, लिखने के लिए भी, हम किसी सतह पर लिखने के लिए भी फ्रिक्शन का यूज होता है, किसी सतह पर लिखने के लिए भी। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें एक नंबर में पूछ लेता है भाई सतह पर पैदल चलने में कौन सा फोर्स यूज होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का काम क्या है असल में? अपोज करना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उसके अपोजिट वाला फोर्स जो होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि घर्षण बल होगा बच्चों। ठीक है, जैसे आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलने पर हम जब उसको मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो राउंड सर्कल शेप में होती है गिट्टी सी, उसको मारते हैं हम, उसको सतह को चिकनी बनाने के लिए, फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए क्या करते हैं? पाउडर लगाते हैं, पाउडर डालते हैं, ताकि वो सतह जो है ना फ्रिक्शन लेस हो जाए, ईजिली स्मूथ जो है ना वो स्मूथ चले। ठीक है ना, स्मूथ चले, स्मूथनेस। तो स्मूथनेस लाने के लिए हम पाउडर डालते हैं उसमें, यानी कि फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए। जैसे फर्श है, फर्श पर पानी का गिर जाना, पानी कांटेक्ट में धरती के और हमारी बॉडी के कांटेक्ट में के बीच में क्या आ जाएगा? ऑयली सरफेस हो गया, या फिर पानी का जो सरफेस हो गया वो आ गया, जो कि फ्रिक्शन को कम कर देगा, घर्षण को कम कर देगा, जिसकी वजह से हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। बारिशों में जैसे हम चलते हैं तब गिर जाते हैं, किस वजह से? क्योंकि उसका फ्रिक्शन जो है ना, जो हमारा धरती से कांटेक्ट होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। वो कांटेक्ट है ना थोड़ा सा दूर हो जाता है, उसके बीच में जो सतह जो फ्रिक्शन लेस हो जाती है। बर्फ़ पे चलते हैं जैसे, तब कभी भी देखा होगा स्पेशल फ्रिक्शन वाले हम शूज़ पहनते हैं, ताकि बर्फ़ उसको पकड़ बनाए रखे। फ्रिक्शन लेस होता है जो सरफेस, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। गाड़ियों में होते हैं, गाड़ियों में देखा होगा आप लोगों ने, टायर्स में हॉल किए जाते हैं, यानी कि कट्स लगे होते हैं टायर में, देखा होगा आप लोगों ने।
ठीक है। उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन को जनरेट करने के लिए, ताकि इजीली ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक जाए, टकराए ना, ठीक है। ये फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर हम फ्रिक्शनलेस, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पे फ्रिक्शन तो होता नहीं है, तो गिर सकते हैं, गिरने से हमें नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक है ना। ये होता है फ्रिक्शनलेस। देखा होगा ट्रैक्टर के टायरों में ज़्यादा गैप होता है, क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का काम क्या है, चिकनी सतह पे काम करना है, खेतों में खेत बाना होता है एक तरह से, तो इसलिए उसमें कांटेक्ट ज़्यादा मतलब वो गड्ढे से कर देते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है वो पकड़ बना सके ग्राउंड के साथ, और पकड़ होगी तो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है वो स्लिप नहीं करेगा, स्किड नहीं करेगी गाड़ी, ठीक है। इसलिए ये था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल थी बातें वो मैंने बता दी आप लोगों को, ठीक है। किसी भी सतह को चिकनी बनाने के लिए फ्रिक्शनलेस बना देते हैं, किसी भी सतह को ऑयली सरफेस होती है जो, वो फ्रिक्शनलेस होती है, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि घर्षण बल। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों, घर्षण बल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये दो तरह का फ्रिक्शन होता है बच्चों। कितनी तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थितिक, ठीक है, घर्षण, ठीक है। दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जो बॉडी मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है, उसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। काइनेटिक होता है जो जब बॉडी मूवमेंट में हो। स्टैटिक कब लगता है? जब कोई भी वस्तु जो है, हिंदी में बता देता हूँ, वस्तु रेस्ट पे होती है, यानी कि विराम अवस्था में होती है। विराम अवस्था में होती है, तब कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होता है? तब स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये तो था स्टैटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन ये कब होता है? व्हेन अ बॉडी इन मोशन, एट मोशन, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, इंग्लिश में देन अप्लाई स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। तब जब बॉडी मोशन में होगी, व्हेन अ बॉडी एट मोशन, इन मोशन, यानी कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो, ठीक है, गतिशील अवस्था में होती है। जब बॉडी या जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, तब क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अप्लाई होता है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। क्लियर है बच्चों? एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी भी तरह से कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है? काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज बल, ये गतिज बल होता है, गतिज ऊर्जा कहते हैं जैसे, ऐसे ही गतिज घर्षण बल, ठीक है, गतिज घर्षण बल, ठीक है। तो ये काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी एट रेस्ट जब अप्लाई होता है, जब बॉडी मोशन में हो तब अप्लाई होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन दो तरह का होता है, ठीक है। क्लियर है? अब इसको लिखते कैसे हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्वेश्चन आ जाता है भाई, इस बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई है कि फोर्स ऑफ क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा या फिर स्टैटिक अप्लाई होगा? ये भी क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में। देखो, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे लिखेंगे हम,
इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बच्चों? और इसी तरह से फॉर्मूला सेम रहेगा म्यू के इंटू एन, ठीक है, ये इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया। फॉर्मूला सेम रहेगा, लिखने का तरीका अलग हो गया। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तब म्यू एस इंटू एन करेंगे, जब बॉडी मोशन में होगी तब फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा तो तब म्यू के इंटू एन होगा, ठीक है। के फॉर काइनेटिक, एस फॉर स्टैटिक, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये स्टैटिक जो है, स्टैटिक का एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। स्टैटिक का एग्जांपल जैसे ये है, बॉडी है कोई, ये बॉडी है एम मास की, एम मास की बॉडी है, हमेशा फोर्स इस तरफ लगाया, मान लो इस तरफ फोर्स लगाया तो इसके अपोजिट, मैंने बताया था ना, जो अप्लाइड फोर्स होगा ना, हमेशा फ्रिक्शन जो है, एक पॉइंट में मार्क करके लिख लीजिएगा, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल जो है, घर्षण बल हमेशा, घर्षण बल हमेशा हमेशा अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, अपोजिट लगता है, ठीक है। हिंदी में बताऊं तो घर्षण बल है ना, हमेशा जो फोर्स लगाया गया बॉडी पर, यानी कि इस पे इस तरफ फोर्स लगाना तो फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख देंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता है ये स्टैटिक फोर्स है या फिर काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है, हमें अभी तक नहीं पता है। अगर फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर देन आ जाता है, ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि ये फोर्स ज़्यादा होगा इससे, तो क्या होगा, ये बॉडी उस तरफ मूव करेगी। अगर मूव कर गई तो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तब कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण बल। इसको कुछ और बोलते हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी का मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन समझाऊंगा अच्छे तरीके से, हिंदी वाले को भी समझ आएगा, इंग्लिश वाले को भी। अब देखो, अगर ये ज़्यादा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तब तो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर जाएगी, यानी कि उसको खींचने वाले की वैल्यू ज़्यादा है, फ्रिक्शन कम है, तो बॉडी मूव कर जाएगी, और बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा? अगर इफ यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस देन होगा, फोर्स लेस देन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, अगर फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है किसी भी बॉडी पे, अप्लाइड फोर्स है जो फोर्स लगाया गया है, वो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम होगा, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा है, यानी कि इस तरफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो बॉडी एट रेस्ट, तो बॉडी क्या होगी? एट रेस्ट। और बॉडी रेस्ट पे होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रेस्ट पे होती है तो कौन सा फोर्स लगे, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चों? इसको बोलते हैं स्थितिज घर्षण बल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस में आप कहीं ना फंसें, ठीक है। सिर्फ हरियाणा पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिएगा ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऊपर से नहीं जाएगा। ईजिली अगर आप रेगुलर क्लास मेरी अटेंड करेंगे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, ईजिली समझ आएगा सब कुछ आपको। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो चीज़ें बताने की थी वो मैं बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है कोई,
एक ब्लॉक है, कितने केजी का है, 5 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगता है, फोर्स के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो पूछा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है इसका, जहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.2, म्यू की वैल्यू 0.2 है। इजी है बिल्कुल, करके देखिएगा एक बार, ठीक है। चलो मैं ही करा देता हूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, हमें नहीं पता कौन सा फ्रिक्शन है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। तो म्यू क्या है, यहाँ पे एन बताना है, एफ बनाएंगे हम, पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ एफ कैसे बनता है, ठीक है। ये 5 kg का है, इसका mg बन जाएगा, यानी कि 5 इंटू जी मान लो 10 लेना है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जहाँ कॉन्टैक्ट में होगा वहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगता ही लगता है। तो n इक्वल्स टू 5g, तो n यहाँ पे निकल के आ गया 5g। ये बात ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू mg हो, ये मैं पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुका हूँ। जरूरी नहीं है हर बार n की वैल्यू mg हो, जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर। इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो म्यू का वैल्यू है 0.2 और n है 5g, 5 इंटू जी, ठीक है। 0.2 इंटू 5 इंटू 10, क्योंकि g का वैल्यू 10 लेना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल के आया हमारा, ये क्या हो गया, ये इससे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 5 कितना निकल के आ गया, 10। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 10 न्यूटन, तो आंसर 10 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। क्लियर है, देख लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने आप से प्रैक्टिस भी करनी है घर पे, ठीक है। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, इसी तरह से बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ये ब्लॉक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोई ब्लॉक है, इसमें 40 न्यूटन का फोर्स लगा है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा है, 5 kg इसका वेट है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट लगता है, पता नहीं है कौन सा फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें बताना हमें फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है। कर दोगे, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ बनाएंगे। एफ बनाया हमने, ये हमारा एफ बन गया, ये 5 kg है, 5g के हिसाब से 50 बन गया। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, इस पे 40 न्यूटन लगा हुआ है और ये n है, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, mg, n इक्वल्स टू 50 निकल के आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2, म्यू मान लो 0.2 दिया है, ठीक है। म्यू 0.2 है, एन कितना है 50 है, तो क्या निकल के आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया हमारा 10 आ गया, इधर से 10 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब है पूछा क्या है, मेन अब चीज़ आई है एक्सेलरेशन पूछा है। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, अब यहाँ पे हम 10 न्यूटन कर देंगे, 10 न्यूटन कर देंगे। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में, ये भी पूछ सकता था ना हमसे। अब ये देखो आप लोग, फ्रिक्शन तो हमारा 10 न्यूटन है, फोर्स लगाया 40 न्यूटन, यानी कि बॉडी मूव करेगी तो मोशन में होगी, तो मोशन में होगी तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है मूव कर रही होगी बॉडी,
तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पिछले लेक्चर्स में मैं करवा चुका हूँ। अब इसको देखो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये बॉडी मूव कर रही है इस तरफ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, तो यानी कि ये इस तरफ वाले प्लस हो जाएंगे। 40 माइनस 10n, 40 माइनस 10n, n को छोड़ दो, n तो यूनिट है, 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 5a, बन गया इक्वेशन। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया, 30 इक्वल्स टू 5a, तो a कितना निकल के आ गया, 30/5 यानी कि 6 a की कितनी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना। चलो देखो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फास्ट करा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, आपको कम टाइम में ज़्यादा डेटा मिले। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अब हम करेंगे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। टॉपिक है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा पुलिस में। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था भाई। ठीक है, पहले तो इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे करते हैं ये आप लोग पिछले लेक्चर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है 4 kg का, 4 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाया है, इस पे फोर्स नहीं लगाया है, ये कोई ब्लॉक है और ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल है, ये ब्लॉक है। कभी भी ये बात ध्यान रखना, जब छोटा एंगल होगा ना तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ऐसे देखो, ये ऐसे है, ये रेस्ट पे है, छोटा एंगल है। अगर इसको बड़ा कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा तो नीचे गिर गया, ऐसे गिर जाएगा, यानी कि ब्लॉक अपने आप मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अब यही बताना बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन पे है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा ना, ठीक है, और ये mg होगा, ये mg होगा। अब ये देखना है हमारा सबसे बड़ी बात है, देखो ये कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है, तो ये एंगल है, ये एंगल जिसके साथ एंगल होता है, जिसके साथ एंगल होता है, यानी कि देखो ये बेस बन गया ना, बेस के साथ ही तो एंगल बनाता है, ये बेस बन गया, इसके बेस के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है ना। क्लियर है ना। देखो ये ट्राइंगल कैसे है, आप लोग देखो, बेस और हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर ये है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, साइन थीटा, ये mg है तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, mg साइन थीटा। क्लियर है ना, ये mg साइन थीटा है, तो ये क्या है, ये बेस है ना, बेस के साथ ही तो एंगल बनता है, ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। क्लियर है, इसके कंपोनेंट्स बन गए, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। अब देखो ये फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ नहीं लगेगा, बॉडी तो इस तरफ मूव करेगी ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, उस तरफ थोड़ी मूव करेगा, सॉरी बच्चों, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब देखो फोर्स ये है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो है। ठीक है, अब आप लोग देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है, कांटेक्ट में होगा जहाँ वहाँ नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, ये बन गया हमारा FBD। अब देखो इसको सॉल्व करो, पूछा क्या है, फाइंड, सबसे पहले हमने O बनाया था, FBD बनाया था, फाइंड N यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पूछ लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया और एक्सेलरेशन पूछ लिया, ये सारी चीज़ें पूछी हमसे।
सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन देख लेंगे। हम नॉर्मल रिएक्शन देख लेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। अगर नॉर्मल रिएक्शन मिल गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप ही मिल जाएगा। म्यू की वैल्यू मान लो 0.2 है, ठीक है। एग्जामिनर दे ही देता है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है। एन निकाल लेंगे पहले, एन क्या है। अब देखो सबसे पहले एन एम जी नहीं होगा, मैंने पहले बताया था ना आप लोगों को, एन जरूरी नहीं है कि एम जी हो, एम जी नहीं है। अब एम जी का कंपोनेंट है, क्या है ये, एम जी साइन थीटा है। एन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, और थीटा क्या वैल्यू है, एम इंटू एम क्या है 4 इंटू जी, जी मान लो 10 लेना है, ठीक है। 10 इंटू साइन थीटा, साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो 40 इंटू साइन 45 क्या है 1/√2, तो 40/√2 नॉर्मल रिएक्शन क्या निकल के आया 40/√2, ये नॉर्मल रिएक्शन निकल के आ गया। क्लियर बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन निकल के आ गया। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है 0.2, एन कितना है ये वाला 40/√2। अब देखो ये 0 है, इस 0 को हटा देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इससे ये काटेंगे तो ये इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 4√2 निकल के आ गया ना। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल के आया 4√2, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स क्या है एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा फोर्स है। अब एम जी कोस थीटा ये क्या है फोर्स है, फोर्स एम जी कोस थीटा है ना, फोर्स क्या है एम जी कोस थीटा। तो एम जी कोस थीटा इसका वो बना लेंगे हम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना निकल के आ गया। अब इसके कंपोनेंट बनाएंगे, इसके वो बनाएंगे क्या कहते हैं इक्वेशन बनाएंगे। ये एम जी इस तरफ बॉडी मूव कर रही है, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एम जी कोस थीटा माइनस क्या है एफ एफ इक्वल्स टू 4 इंटू ए। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। यही इक्वेशन बनेगी। एम जी कोस थीटा क्या है, एम जी कोस थीटा, एम कितना था 4, जी कितना 10, 40 बन गया। कोस थीटा कोस 45, कोस 45 क्या आता है 1/√2, ठीक है। माइनस एफ एफ कितना है, एफ एफ कितना निकाला मैंने 4√2, एफ एफ कितना निकल गया 4√2 इक्वल्स टू 4 इंटू ए। क्लियर है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा हमारा। तो अब क्या निकल के आया हमारा 40/√2, 40/√2 माइनस 4√2 इक्वल्स टू 4a। क्लियर है। अब इसको क्या लिख लेंगे, अब 20 गुणा √2 इंटू √2 बाई √2, √2 से √2 कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस 4√2 इक्वल्स टू 4a। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब 20√2 और 4√2 24√2 हो गया, सॉरी 24 नहीं 16√2 हो गया, माइनस का है ना 4, तो 16√2 इक्वल्स टू 4a। तो 4 इधर को आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 4 से 4, तो a का वैल्यू कितना निकल के आया, a का वैल्यू आ गया 4√2, a का वैल्यू कितना निकल के आया 4√2, a का वैल्यू 4√2 आ गया। अब एम जी कोस थीटा में फोर्स और निकालना, a भी निकल गया, ये भी निकल गया, और एम जी कोस थीटा भी निकाल लेना, एम जी कोस थीटा खुद निकालना, ठीक है। एम जी कोस थीटा ही है फोर्स, ये वैल्यू पुट करके फोर्स निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अब ये था हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में हम वो करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। ये था हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आप लोगों को।
होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा एक, ये है कोई ब्लॉक 5 kg, ठीक है। 5 kg ब्लॉक है, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लग गया है और ये mg cos थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। इतना भी कंपोनेंट्स भी मैं नहीं बता दिया आप लोगों को, फिर भी करके दिखा देना, मान जाऊंगा मैं आप लोगों को। लो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये कंपोनेंट सारे बता दिए मैंने। अब फाइंड आप लोगों को बताना है, फाइंड FF और फाइंड FF फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड बॉडी एट रेस्ट और मोशन, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है और ये बताना है बॉडी रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, ये क्वेश्चन बताना है, ये करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये HW है होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आप लोगों को करना होगा, ठीक है। और कमेंट करना है, जितने भी बच्चे देखेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा बच्चों, आप लोग अगर क्लास को सीरियसली लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इतना एफर्ट लगा के आप लोगों के लिए इतनी गर्मी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए दोस्तों आप लोगों को, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। हरियाणा पुलिस में ज़रूर आएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आप बाद में ना पछताना पड़े आपको, इसलिए आप नहीं करते हैं, आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो किसी और के लिए हो सकता है। एक बच्चे का भी भला हो जाए आप लोगों के हाथों तो भी बहुत अच्छा होगा, वेल एंड गुड है। अगर आप लोग, आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप आगे शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।